हेलो मतलब तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही शानदार सा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि वर्क एनर्जी एंड इम्पल्स ना, इसके जो है कॉन्सेप्ट कुछ करीब 6 से 7 कॉन्सेप्ट बहुत ही गजब तरीके से सीखेंगे। तो मैंने इसके पहले चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन सारे पाँचों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया मैकेनिक्स का। ओके, मतलब मैकेनिक्स का ये वाला बुक है। मैं हालांकि आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो अब देखिए ये चैप्टर नंबर 2 ना, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। पहला सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, यानी वर्क क्या होता है ना। ये तो ऐसा लिखा गया है, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फिर उसके बाद वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ना, किस किस तरीके से ये जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क ना, वर्क क्या होता है देखिए, जब भी कोई ऐसा फोर्स ना किसी एक पार्टिकल या फिर बॉडी पे अप्लाई हो जो कि उसके जो है पोजीशन को चेंज कर दी, तब हम लोग कहेंगे कि वो जो फोर्स है वो उसने कार्य किया ना। अ फोर्स इज सेड टू डू वर्क। एक जो फोर्स है उसको हम लोग बोलेंगे कि उसने कार्य किया। कब? व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज डिस्प्लेस, मतलब उसका जो पार्टिकल का पॉइंट है, मतलब या फिर जो पार्टिकल या बॉडी है वो डिस्प्लेस हो जाए। ओके, सो यही होता है वर्क। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि क्या होता है वर्क, तो आप लोग बोलेंगे कि मैंने मैथ लवर से पढ़ के आया है क्या होता है वर्क। अच्छा, मतलब ये प्रमोशन कर रहे हैं क्या हम? और क्या, देखिए वी नो दैट ना a force we know that a force when applied to a particle or body often causes a change in its position। ठीक, उसका जो है जब भी आप लोग ऐसे सिंपली बोल दीजिएगा कि जब भी किसी बॉडी या फिर पार्टिकल पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर वो बॉडी या पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वही कार्य हुआ। ठीक, देखिए वर्क डन बाई है कांस्टेंट फोर्स। जब फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो, यानी फोर्स भी कांस्टेंट वेरिएबल होती है। जी हाँ ना, तो अगर जो वर्क डन हो ना, वर्क डन कितना होता है एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा। इसमें हम लोग यहाँ पर कुछ जो है कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उनको हम लोग बहुत ही फास्टली और डिटेल में जाकर के सीखें। सपोज अ कांस्टेंट फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर एफ। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है वेक्टर एफ द्वारा एक कांस्टेंट फोर्स रिप्रेजेंट हो रही है, और वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है कहाँ पे, एट पॉइंट ए पर ना। यहाँ पे हम लोगों ने एक फोर्स लगाया इस तरह डायरेक्शन में वेक्टर एफ ना। तो उसके बाद लेट द पॉइंट ए डिस्प्लेस, जो पॉइंट ए है वो डिस्प्लेस हो रहा है ए से लेकर के बी तक ना, यहाँ से डिस्प्लेस होगा। हम लोगों ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया ना। तो और जो वेक्टर ए बी है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। तब जब जो डब्लू होगा ना बाय द कांस्टेंट फोर्स एफ, इसके द्वारा ना, इसके द्वारा जो डब्लू होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्लू इज इक्वल टू एफ डॉट डी ना, यही होता है। तो वेयर एफ डॉट डी स्केलर प्रोडक्ट ना, ये जो है किसका स्केलर प्रोडक्ट है, फोर्स वेक्टर फोर्स एफ एंड यहाँ पे वेक्टर डी का। ओके, और अगर यहाँ पे जो है थीटा हो जाए एंगल वेक्टर डी और वेक्टर एफ के बीच में, तो फिर ये हो जाएगा डब्लू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे एफ डी कॉस थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर डी कॉस थीटा, यहाँ पे डी कॉस थीटा बराबर ए एम है ना। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये जो थीटा है ना, अगर हम लोग यहाँ पे इसका जो है दोनों कंपोनेंट ले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे डी कॉस थीटा और यहाँ पे डी साइन थीटा। इसका मतलब ये जो डी कॉस थीटा है वो बराबर ए एम है। ठीक, यहाँ पे हम लोग डी कॉस थीटा की जगह पे हम लोग ए एम ना, ऑब्वियसली डी कॉस थीटा बराबर ए एम। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए ऑफ द फोर्स एफ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ना, इसका मतलब कि ये जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। हेंस द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ना, यहाँ पर ये वाला आप लोग यहाँ पे यही वाला इंपॉर्टेंट है ना, ये पूरा इसका निचोड़ है, मतलब निष्कर्ष है ना। देखिए हेंस यानी कंक्लूजन है ना हेंस द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ना। देखिए क्या बोल रहा है कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स
मल्टीप्लाई बाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब बोल रहा है कि जो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के और जो फोर्स के डायरेक्शन में जो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है उसकी। ठीक, यही इसका मतलब है। ओके, यहाँ पर ये हम लोगों को W बराबर एफ डी कॉस थीटा, ये इसका वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। अगर वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स में है तो आप लोग ये सपोज कर लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला लिख दीजिएगा ना। और अब हम लोग ऑब्वियसली बोल सकते हैं अगर थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है या फिर घट रही है। देखिए थीटा की वैल्यू अगर 1/2 पाई मतलब π/2 हो अगर थीटा की वैल्यू, तो फिर इसका मतलब कॉस π/2 मतलब 0, मतलब W बराबर हम लोग को 0 मिल जाएगा ऑब्वियसली। फिर अगर थीटा की वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो या बराबर हो और π/2 से क्या हो, छोटी हो, तो फिर जो वर्क डन होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू है वो इस रेंज में, थीटा के कॉस की जो वैल्यू है वो थीटा के इस रेंज में पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब W बराबर हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद अगर यही जो थीटा की वैल्यू मतलब π/2 से लेकर के पाई तक हो ना, तो फिर यहाँ पे इसमें कॉस की जो वैल्यू है थीटा के इस वैल्यू के लिए जो कॉस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, निगेटिव मिलती है, तो इसका मतलब कि जो W होगा वो निगेटिव मिल जाएगा। ओके, थीटा की वैल्यू अगर 0 π/2 मतलब 0 W, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो 0 से बड़ी और π/2 से क्या हो, छोटी हो, इसका मतलब पॉजिटिव, और अगर π/2 से बड़ी और पाई तक तो इसका मतलब निगेटिव। ओके, यहाँ पर ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर कुछ इलिस्ट्रेशन दिया गया है, इलिस्ट्रेशन मतलब चित्रण है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर एक पार्टिकल मास m का क्या हो, डिस्प्लेस हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना, अगर हम लोग कोई भी पार्टिकल ऑफ मास m को डिस्प्लेस करें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज ना, तो फिर ऑफ डिस्टेंस h, तो फिर इसके बाद ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन बाय द वेट mg ऑफ द पार्टिकल इज 0 ना। इसका मतलब कि जो वेट जो mg मतलब वेट mg के द्वारा किया गया कार्य इस डिस्प्लेसमेंट में 0 होगा। अरे लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो फिर वर्क होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ m मतलब mg के द्वारा किया गया कार्य, mg के द्वारा किया गया कार्य वो 0 होगा ना। और mg जो है वो कहाँ अप्लाई होता है, वो केवल वर्टिकल और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है ना। यहाँ पे g है, g केवल वर्टिकल और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल में अप्लाई नहीं होता ना। तो यहाँ पर ये जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। क्यों, यहाँ पे जो mg है वो वेट mg के द्वारा जो वर्क डन होगा वो 0 होगा ना। हम लोगों के द्वारा वर्क डन किया जाएगा उसके ऊपर, लेकिन जो वेट mg के द्वारा है वो 0 होगा। लेकिन अगर यही जो है पार्टिकल ऑफ मास m को हम लोग रेस कर दें, मतलब ऊपर का वर्टिकली हाइट ऑफ h से ना ऊपर से ऊपर लेकर जाएं, अगर उस पार्टिकल ऑफ मास m को h हाइट पे वर्टिकली, तो फिर इसके बाद जो वेट mg के द्वारा कार्य किया जाएगा वो -mgh ये होगा, ये इसके द्वारा कार्य हो ना, वेट mg के द्वारा। और यही अगर हम लोग इसको फेंके उसी वो पार्टिकल को जिसका मास m है डेप्थ h में, h गहराई में, तो फिर इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट में जो इस डिस्प्लेसमेंट में जो कार्य किया जाएगा वेट mg के द्वारा वो होगा mgh। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को आशा करते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटेल में जाकर के समझ में आया होगा। वेट mg के द्वारा किया गया कार्य 0 हो रहा है ना, उसके हम लोगों के द्वारा किया गया कार्य नहीं, जो हम लोग उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, ऊपर लेकर जा रहे हैं तो तब वेट mg कार्य कर रहा है। लेकिन जब हम लोग हॉरिजॉन्टल में जो है उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फिर वेट mg कार्य नहीं कर रहा है। ओके, देखिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ना, वेरिएबल फोर्स द्वारा कितना कार्य किया जाता है, आइए इसको हम लोग सीखते हैं। हम लोग यहाँ पर आज पावर तक सीखेंगे ना, पावर नहीं काइनेटिक एनर्जी तक सीखेंगे। ठीक, यह लेक्चर आप लोगों को मज़ेदार लग रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना काफ़ी ज़्यादा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का आई थिंक नहीं क्लियर हुआ होगा ये वाला। तो अब क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ना, सपोज अ वेरिएबल फोर्स F एक्ट ऑन अ पार्टिकल विच मूव अलॉन्ग द आर्क AB। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जो है वेरिएबल फोर्स F है ना, और एक पॉइंट P है, वो जो है क्या कर रहा है, पार्टिकल P पर क्या कर रहा है, फोर्स वेरिएबल फोर्स F एक्ट कर रहा है ना। इसके अलॉन्ग द आर्क AB, इसके अलॉन्ग ये जो है वेरिएबल फोर्स F पार्टिकल P पर
क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर जो ओ से लेके पी तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आर है, और यहाँ पर इसका ओ और क्यू, सॉरी पी और क्यू के बीच में डेल आर, और यहाँ पर ओ और क्यू के बीच में आर प्लस डेल आर। ठीक, ये है। तो फिर और यहाँ पर इसका जो है टेंजेंशियल एंगल है, टेंजेंशियल है टी। ठीक, इसके टेंजेंशियल, ये आर्क पर जो टेंजेंशियल लाइन है और जो फोर्स है, वेरिएबल फोर्स, उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वेक्टर पी क्यू बराबर डेल आर है ना। फिर यहाँ पर डब्ल्यू बराबर कितना आप लोगों को मिल जाएगा, द वर्क डब्ल्यू डन बाई द फोर्स एफ इन डिस्प्लेसिंग इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ए टू बी तक ना, में डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन है वो कितना अलोंग द गिवन आर्क ए बी, ये गिवन आर्क ए बी में ना इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग सम ऑफ द एलिमेंटल एक्सप्रेशंस एफ इंटू डेल आर एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव फ्रॉम ए टू बी ना। इसका मतलब कि एफ इंटू डेल आर का जो एलिमेंटल एक्सप्रेशन है उसका लिमिटिंग सम वही बराबर हो जाएगा। लिमिटिंग सम मतलब लिमिट, तो इसका मतलब डब्ल्यू बराबर लिमिट यानी कि इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक एफ इंटू डी आर। ठीक, यहाँ पर ये हो गया एफ इंटू डी आर, और वेयर द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म अलॉन्ग द आर्क ए बी, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है वो इसके अलॉन्ग होगा, डब्ल्यू बराबर ये जो इसका इंटीग्रेशन किया गया है ए से बी तक। ठीक, रेफर टू सम फ्रेम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। आप लोग को ये ओ एक्स ओ वाई ओ जेड याद है कि नहीं? हम लोगों ने इसके जो है पहले वाले जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये क्या क्या होता है वो एक्स वाई जेड ना। देखिए एक्स वाई जेड जो है वो पी का कोऑर्डिनेट है अगर, तो फिर और आर बराबर इतना है और डी आर बराबर ये। ठीक, और आल्सो लेट एफ बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कैपिटल वाला, जहाँ पर ये एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, कंपोनेंट है फोर्स एफ की अलॉन्ग ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रिस्पेक्टिवली ना। ये जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, तो उनके अलॉन्ग जो फोर्स एफ का जो कंपोनेंट है वो है एक्स वाई और जेड। तो एफ इंटू डी आर, इसका मतलब ये एफ मतलब ये एक्स आई के प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू डी आर मतलब ये डी एक्स आई के प्लस ये। ठीक, इसका मतलब एफ इंटू डी आर बराबर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी एस। अब देखिए ये जो है ये वर्क डन बाई द फोर्स एफ में भी रिटेन है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर एफ इंटू डी आर की जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी एस जेड। ठीक, यही है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ओके, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप लोग को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एग्जाम में इसको सपोज यहाँ पे ये फिगर याद रखना है और इसको सपोज कर लेना है ये। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर ये बता देंगे कि ये जो है इनके बीच में ये मतलब एफ का जो कंपोनेंट है वो एक्स वाई कैप है, और यहाँ पर इसका कंपोनेंट ले लेंगे और कोऑर्डिनेट एक्सिस याद रखिएगा ओ एक्स ओ वाई जेड ओ वाई ओ एंड ओ जेड ना। फिर उसके बाद हम लोग एफ इंटू डी आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देंगे, तो हम लोग को वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फाइंड आउट हो गया। ओके, तो इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद है यूनिट्स ऑफ वर्क। अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। क्या है यूनिट ऑफ वर्क? देखिए जो सी जी एस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ना, इस सिस्टम में जो वर्क की जो एब्सोल्यूट यूनिट होती है वो होती है अर्ग ना। और इसका और ये वाला आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम सी एम बराबर 981 अर्ग ना, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला आप लोग को एग्जाम में पूछ लगता है दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 ग्राम सी एम, तो उसको आप लोग 981 अर्ग्स। और फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर 1 किलोग्राम मीटर बराबर 9.8 जूल ये होता है ना। और ये आप ये तीनों के तीनों आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसको और इसको आप लोग एक नोटबुक में लिख लीजिए इनको, ताकि आप लोगों को याद करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो। ये यूनिट ऑफ वर्क हो गया। देखिए पावर क्या होता है कि किसी भी एजेंट के द्वारा जिस स्पीड से ना जो फोर्स किया जाता है किसी एक गिवन टाइम में, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। मतलब द पावर ऑफ एन एजेंट ना, द पावर ऑफ एन एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग द वर्क। द रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज नोन एज पावर। आप लोग इसको एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, द रेट ऑफ डूइंग द वर्क बाई एन एजेंट इज नोन एज पावर। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर इसका जो है क्या है यूनिट क्या होता है, ये आप लोग यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो यूनिट होता है वर्क पर सेकेंड ना, उससे हम लोग इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। ये 1 हॉर्स पावर बराबर 585
फीट LBS पर सेकेंड और 1 वाट बराबर 10⁻7 अर्ग पर जूल ना। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। और याद करना चाहें तो अब हम लोग ये जानते ही हैं 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। फिर उसके बाद आइए हम लोग मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ ना। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी ना, किसी भी बॉडी की कैपेसिटी वर्क करने के लिए जो होती है उसी को हम लोग एनर्जी ऑफ बॉडी बोलते हैं। मतलब कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी ऑफ बॉडी। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, किसी भी बॉडी की एक ऐसी एनर्जी जो कि बॉडी को जब बॉडी मोशन कर रही है उस समय जो बॉडी का जो एनर्जी होती है उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ना। देखिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है इज अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि विच कौन सा वर्क, देखिए जो कि बॉडी क्या करती है, परफॉर्म करती है। मतलब जो कि बॉडी परफॉर्म करती है किसके अगेंस्ट, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, जब तक कि वह बॉडी रेस्ट पे ना आ जाए। मतलब क्या, मतलब अगर कोई बॉडी ना जो है वो मूव कर रही है ना, तो वो जो बॉडी है वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है उस रेजिस्टेंस के खिलाफ, जो कि रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है उस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए। ठीक समझ रहे हैं ना। देखिए कि एक बार अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों को नोटबुक पे समझा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, ठीक, और ये जो बॉडी है वो क्या करना चाहती है, वो मूव कर रही है ना। और ये जो है वर्क कर रही है, क्या कर रही है, वर्क किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस। किस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, देखिए वर्क करे अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जब तक कि ये जो रेजिस्टेंस है वो इस बॉडी को क्या न कर दे, रेस्ट पे न लेकर आ दे। ठीक, तो यानी कि जो इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है अमाउंट ऑफ वर्क विच इज अप्लाइड ना, विच इज प्रोसेसेस द रेजिस्टेंस until the बॉडी इज नॉट एट द रेस्ट ना। यानी कि किसी भी बॉडी की ना जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, देखिए ये बॉडी हो गई ना, इसकी जब ये बॉडी मोशन में है ना, उसके बाद ये कितना वर्क कर रही है इस रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, जब तक कि वह बॉडी रेस्ट पे ना हो जाए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर आप लोग को आशा करते हैं समझ में आया होगा। और फिर इसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है उसके बाद कि सिंस द काइनेटिक एनर्जी हैज़ डिफाइंड टू बी इक्वल टू वर्क डन इन सम वे ना, यानी कि अगर किसी भी तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस द्वारा डिफाइन की जाती है, जो वर्क डन है उसके द्वारा ना। तो इसका मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी की जो क्या यूनिट होगी ना, वो वर्क के यूनिट के सेम होगी ना। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखिए अगर कोई भी इफ़ एट एनी इंस्टेंट ऑफ बॉडी ना ऑफ मास m बी मूविंग, अगर कोई भी बॉडी ऑफ मास m मूव कर रही है विथ वेलोसिटी u से, तो फिर इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है एट दैट इंस्टेंट वो इक्वल होता है 1/2 mu² ना, mu²। अगर v होगा तो mv², या फिर अगर वेलोसिटी u माने हैं तो हाफ mu²। अब हम लोग इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है कि एट एनी इंस्टेंट लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी मूविंग विथ वेलोसिटी u। चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि कोई भी मास m है ना, वो वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। फिर जो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन है वो क्या होता है कि एट दैट इंस्टेंट ना द बॉडी एट दैट इंस्टेंट इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट दैट इंस्टेंट इज इक्वल टू, जो वो बराबर होता है अमाउंट ऑफ वर्क विद द बॉडी परफॉर्म करती है अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस से p ना। मान लीजिए वो रेजिस्टेंस कितना है, p है। जो रेजिस्टेंस p है ना उसके खिलाफ क्या कर रही है, जो वर्क कर रही है बॉडी, उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, जब तक कि वो क्या हो, रेस्ट पर ना आ जाए बॉडी ना। तो फिर इसका मतलब द बॉडी जो है वो मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। मान लीजिए वो जो बॉडी है वो ए से बी तक जा रही है, वेलोसिटी कितना है उसका u है, मास है m, और जो रेजिस्टेंस है वो p है। तो फिर क्या हो जाएगा, जब उसके जो शुरुआत है रेजिस्टेंस
ना। जब वो बॉडी मूव करना स्टार्ट हो रही है तो उसका जो वेलोसिटी u है, बाद में उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो अगेंस्ट है डायरेक्शन ऑफ मोशन के ना। आखिर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन उसके डायरेक्शन से अपोजिट होगा ना। और तब देखिए जो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा एम वी डी वी अपान डी एस इजिकल टू माइनस पी। नहीं, ये पी यहाँ पे पी क्या है, पी रेजिस्टेंस है ना। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, एम वी डी वी बाई डी एस इजिकल टू माइनस पी हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ना। इसका मतलब कि पी और यहाँ पर डी एस यहाँ पे ये उधर उस साइड चला जाएगा, मतलब पी डी एस इजिकल टू माइनस एम वी डी वी ना। इसी को हम लोग अच्छी तरीके से लिखते हैं। फिर यस बराबर 0 अगर एट ए बराबर ना, एट ए पर कितना है उसका डायरेक्शन 0 है ना। और यस बराबर बी डायरेक्शन है उसका कहाँ पर, एट बी पर। तो फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर के बी तक, लिमिट ध्यान रखिएगा 0 बी। और जब इसका 0 है तो इसका मतलब वो वेलोसिटी कितना है u है, और यहाँ पर 0 जब b है ना, माइनस एम वी डी वी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 एम यू स्क्वायर, ये हम लोगों को फाइंड आउट हो गया। और यही होता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर ये जो है आप लोगों का कंप्लीट होता है। सो आशा करते हैं आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा गजब तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग एक और रिमार्क याद रखिएगा कि अगर मास को हम लोग मेजर करें ग्राम में और वेलोसिटी को यू में ना, वेलोसिटी जो यू है उसको हम लोग मेजर करें सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो अर्ग में होगा ना। इसको ध्यान रखिएगा। और अगर मास को हम लोग मेजर करें किलोग्राम में और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो जूल में होगा। ओके, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सो आशा करते हैं ये वाला लेक्चर आप लोग काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, उसमें हम लोग जो बच्चे के जो कॉन्सेप्ट है उनको भी बहुत ही गजब तरीके से सीख लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। थैंक यू।